इनकी बात करो रेट्रोफिटमेंट तकरीबन 55, 50 या 60 इस रेंज में आ जाती है। आप प्रीमियम गियर किट लगाओगे तो जो ये एक्स्ट्रा पैसे आपने दिए हैं ये किस काम आ रहे हैं आपको, मुझे ये बताओ। भाई मैं आपको देखो बता दूं, जो एक तो सिलेंडर की आप वेट देखो, अगर बाइक एक सॉल्यूशन और हम लोगों को देने की कोशिश करते हैं या ये उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि जो लोगों के दिमाग में आता है ऑटोमेटिक कार के साथ। तो आप क्या रिकमेंड करते हो कि मतलब देखो आपने भी लगाई इसके अंदर, तो आप फंसा हुआ फील करते हो या फिर रिकमेंड करते हो लोगों को कि ये जो है सीएनजी में अच्छी कामयाब है ऑटोमेटिक के साथ एएमटी? ये सीएनजी पे मेरे को इशू रहेगा यार, हर 200 किलोमीटर मेरे को सीएनजी भरवानी पड़ेगी यार, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब मैंने गाड़ी चलाई भाई, चलानी शुरू करी और रेगुलर जब मैं लॉन्ग टूर पे जाने लगा, कोटद्वार और अपने हरिद्वार है ना, हिमाचल साइड भी गया मैं भाई, फिर कोई भी मेरे को इशू लगा ही नहीं। बेड ये मैंने पूरा बनवा रखा है, पूरा 6 फुट का हो गया है। तो एक बार मैं जाके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें देखो सीएनजी सिलेंडर लगाया, इसी वजह से मेरे को थोड़ा से इसकी हाइट ऊपर लेनी पड़ी है। मैं काफी जगह मिलती, और इसमें क्या अपने ऐसे घुस के यहाँ से या आप आगे से भी घुस सकते हो। हाँ, और हम क्या आराम से यहाँ पे लेट जाते हैं। सभी को राम राम, स्वागत है आपका वैल्यू ड्राइव में। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशन की जो कि आपने किसी इग्निस में शायद ही देखा हो। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो ये है कि ये है इग्निस जेटा ऑटोमेटिक विद आफ्टर मार्केट सीएनजी। और सिर्फ आफ्टर मार्केट सीएनजी नहीं, इसके अंदर जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है टाइप 4 सीएनजी सिलेंडर। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं राहुल जी, जिनकी है इग्निस, और आज हम राहुल जी से जानने वाले हैं कि भाई एक तो इग्निस ऊपर से ऑटोमेटिक, और उसमें मतलब इग्निस को एक तरह से कोई लेता नहीं है, एक तो अंडररेटेड कार है, कार बहुत अच्छी है बट इतनी सेल्स नहीं है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक और उसमें फिर ये सीएनजी, तो इसके क्या इनको फ़ायदे मिल रहे हैं और क्या नुकसान मिल रहे हैं, और ओवरऑल गाड़ी का भी ओनरशिप एक्सपीरियंस क्या जा रहा है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपके पास भी एक ऑटोमेटिक कार है तो भाई से ने कहाँ से लगवाया है, कैसे चल रही है गाड़ी, ये भी हम इनसे जानेंगे। तो राहुल जी भाई सबसे पहले थोड़ा सा अपनी गाड़ी के बारे में हमें बता दो कि कब ली थी। ये भाई मैंने दिसंबर एंड में ली थी, 28 दिसंबर को। अच्छा। एक्चुअली आपको पता ही है जैसा कि उस टाइम ना क्या है, दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि गाड़ियाँ ना सारी दिल्ली गवर्नमेंट बंद कर देती है डीजल की। मैं डीजल ओन करता था है ना, डीजल डिजायर थी मेरे पे ऑटोमेटिक। अच्छा, तो मारुति फैन लग रहे हो आप मुझे। हाँ, एक तरीके से आप मान सकते हो कि रनिंग मेरी इतनी ज़्यादा है ना, तो मेरे को मारुति के अलावा शायद कोई सूट नहीं करती। और प्लस जो डीजल इंजन और सस्ते में एक गाड़ी आ जाती है ना, मेरा 2 या 3 साल में मेरी गाड़ी चेंज हो जाती है। अच्छा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मारुति से बेस्ट मुझे शायद कोई लगती नहीं। तो राहुल भाई एक बात बताओ मुझे, ये गाड़ी आपको पड़ी कितने की थी ये बताओ सबसे पहले आप मुझे। मेरे को भाई ये गाड़ी एक्चुअली पड़ी थी, वैसे जो इसका ऑन रोड जो कॉस्ट थी 855 थी। अच्छा, जीटा जो एएमटी जीटा है 855 की ऑन रोड आती है। तो उस टाइम दिसंबर का एंड आपको पता है डिस्काउंट चलता रहता है ना। तो बातचीत हुई, मैं जा रहा था अल्फा, मैं टॉप मॉडल ही लेता हूँ, नीचे तो कोई लेता नहीं कि अपने को क्या ना फीचर सारे चाहिए। अच्छा, आप वेरिएंट की बात कर रहे हो। हाँ। तो इसके 2 वेरिएंट मुझे जो स्पेशल लगते हैं वो है, एक इसका आता है सिग्मा वेरिएंट, जो कि आपका बजट अगर टाइट है तो आप उसमें चले जाओ, वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। लोग कहते हैं डेल्टा इसका वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जीटा के आने में थोड़े से पैसे डलते हैं, आपको काफ़ी कुछ इसमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। जैसे पुश स्टार्ट थोड़ा आपको अलग इसमें फीचर मिल जाएगा, फिर इसमें अलॉय व्हील भी मिल जाते हैं, फोल्डेबल मिरर आ जाएंगे, स्टीरियो भी चेंज हो जाता है, तो काफ़ी कुछ जो है इस गाड़ी के अंदर आ जाता है। और अल्फा मुझे लगता है इसका जो है थोड़ा ओवर प्राइस हो जाता है आगे। भाई एक्चुअली देखो ओवर प्राइस और सारी चीज़ क्या है ना, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। देखो क्या होता है कि अगर आप कम चल रहे हो तो आपकी गाड़ी में कोई फीचर भी ना हो तो भी चल जाएगा। अच्छा। मेरा ना एक तरीके से कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा दिन ना गाड़ी में ही निकल जाता है, तो अपने को ना फीचर ना पूरे बढ़िया तरीके से पूरे चाहिए होता है, कि लगभग जो नॉर्मल अपने होते हैं। ऑटोमेटिक तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि ऑटोमेटिक तो चाहिए ही चाहिए। तो इससे पहले जो आप गाड़ियाँ रख रहे हो वो भी आपकी ऑटोमेटिक है? हाँ, मेरे पे अभी एक्चुअली जो इससे पहले मेरे पे अभी मैंने डिजायर कुछ टाइम पहले ही सेल करी है ना। डिजायर थी तभी मैंने उसी के साथ साथ ही ये ली थी, मैंने उस टाइम तक सेल नहीं करी थी। जो मेरे पे अभी ब्रेजा है वो भी ऑटोमेटिक है। अच्छा, तो ब्रेजा आप डीजल के चक्कर में फंस जाते हो क्योंकि दिल्ली में ब्रेजा डीजल के चक्कर में भाई वो चलती नहीं है। 2-3 पिछली बार तो, इस बार तो चलो फिर भी 1 महीने ही सिर्फ घर पे रही है ना, उसकी डीजल की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, वरना पिछली बार तो भाई 3 महीने बंद रही गाड़ी। अच्छा, तो उसी चक्कर में ये मैंने फिर गाड़ी ये खरीदी थी। अच्छा, तो भाई मुझे ये बताओ कि इसका जो है ना सीएनजी लगाने का डिसीजन ये कहाँ से दिमाग में बना, क्योंकि पेट्रोल पे भी गाड़ी अच्छी खासी माइलेज देती है, तो आपकी रनिंग क्या है, पेट्रोल पे क्या रनिंग कॉस्ट आ रही थी, सीएनजी पे क्या है, कितना फर्क आ रहा है और चल कितने चल? मैं भाई देखो आपको बताऊं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी सीएनजी की गाड़ी लूंगा, सच्चाई तो ये है। अच्छा, है ना, एक आप होता है डीजल ना में बिलीव रखते हो? डीजल लवर जो होता है ना, मैं एक तरीके से वो हूँ, ठीक है, कि अपने भाई कुछ नहीं किया, टंकी भरवाई, 800-900 किलोमीटर गाड़ी आराम से ये फायदा मतलब डीजल गाड़ियों में ना, मतलब लोग मिस करते हैं इस चीज को जो सीएनजी लोग चला रहे होते हैं, कि भाई हर 200 किलोमीटर पे एक सीएनजी पंप है, और अगर आप कहीं बाहर निकल गए हो तो फिर आपको सीएनजी पंप के हिसाब से सीएनजी भरवानी है, आपको ये नहीं कि 200 किलोमीटर बाद भरवानी है। आदमी सोचता है यार और आगे जा रहा हूँ, चलो यहीं भरवा लेता हूँ, भाई सीएनजी में थोड़ा फंसने लगता है आदमी। ये मेंटेलिटी ना लोग बना लेते हैं, पता नहीं क्यों, कि हमें ना कि वहाँ
वहाँ जाएंगे सीएनजी देखो, वरना ऐसा होता नहीं है। आपकी गाड़ी ना कोई भी मतलब 1200 सीसी तक 1500 सीसी तक कोई भी ले लो 200-250 किलोमीटर की रेंज दे देती है आराम से। तो आप एक दिन में लगभग इतना ही आप ट्रैवल कर पाओगे। आप बहुत ज्यादा खींचोगे तो बात अलग है, वरना एक ही बार भरवानी पड़ती है, ऐसा उसमें कोई सीन होता नहीं भाई। पेट्रोल पे क्या माइलेज आ रहा था इस गाड़ी का? पेट्रोल में भाई देखो, एक तो मैंने इसमें ना टायर चेंज करवा दी था गाड़ी लेते ही। अच्छा हाँ, दो इसमें 175 वाला जो टायर आता है ना, अब ये मैंने 195 वाला डलवा रखा है। अच्छा। क्योंकि थोड़ा सा क्या है ना, मेरी रनिंग ज्यादा है ना, तो मेरी जो गाड़ी के जो हैंडलिंग जो मैं जिस तरीके से चलाता हूँ, थोड़ा सा वो समझ लो तेजी है, मतलब 100 120। नहीं भाई, हम ये चैनल पे रिकमेंड नहीं कर रहे। नहीं, वो एक बन जाता है भाई, जैसे एक्सप्रेस वे पे या वैसे, तो अपने उसमें ना वो मतलब कंट्रोलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने कुछ टाइम तो चलाई थी 500-600 किलोमीटर उन टायरों पे चलाई थी, तो कंट्रोलिंग नहीं आ रही थी, बड़े मतलब हल्के सी लग रही थी गाड़ी, रुकती नहीं थी, स्टॉप नहीं होती थी, मतलब ढंग से जिस तरीके से मुझे चाहिए। तो फिर ये मैंने टायर चेंज करवाए। टायर चेंज करवाने के बाद जो माइलेज भाई जो इसकी मुझे पड़ रही थी, करीब 6 से 7 रुपये पर किलोमीटर पड़ रही थी। अच्छा, हाँ मतलब ये हाईवे पे आपको 6 से 7 रुपए कॉस्ट आ जा रही थी? हाँ, 6 रुपये तो कम से कम आ ही रही थी, क्योंकि आप एक तरीके से मानो कि मेरा पंजाबी ना डीजल की तरह, थोड़ा सा डीजल का तो बहुत हल्का ही चलता है, मैंने पेट्रोल तो चला नहीं, पेट्रोल के लिए तो और हार्ड रेव करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जब पावर जब चाहिए होती है ना, तो पंजा उसी तरीके से जपता है, तो माइलेज ना आपकी वही 16-15-16 से मेरे ऊपर नहीं निकाल पा रहा था मैं। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि अब सीएनजी पे क्या कॉस्ट आ जा रही है आपको? अब सीएनजी में भाई उसी तरीके से चलाता हूँ मैं गाड़ी में, 1% भी कोई इशू नहीं आ रहा कि कोई किसी तरीके का इशू हो या कुछ हो। तो अब लगभग मेरी गाड़ी ना 30 तक की माइलेज बहुत प्यार से दे देती है, 30 से ऊपर भी चली जाती है। ये मतलब कंपनी फिटेड जो कार आ रही है ना, उनका माइलेज है लगभग। अगर मारुति में आप वैगनआर का माइलेज करोगे कंपेयर, और अभी मेरे पिछले हफ्ते मैंने एक स्विफ्ट का ओनरशिप रिव्यू बनाया था, तो वो भी तकरीबन यही बता रहे थे कि 30 का माइलेज दे देती है गाड़ी। भाई मैं आपको मोटा एक फिक्स अमाउंट वो बताऊं, 8.5 किलो सीएनजी मैंने डलवाई है, तो 8.5 है मेरी गाड़ी चली है 268 किलोमीटर, तो आप इससे कैलकुलेशन लगा लो, और मैंने कई बार कर रखा है। अच्छा, आपके ये जो सिलेंडर आपने डलवाया है, इसका एक्स्ट्रा फायदा क्यों मिला? क्योंकि कॉस्टली बहुत होता है। अच्छा, जब कॉस्ट की बात आई रही है तो लोगों को ये भी आप बता दो कि इसकी जो फिटमेंट की कॉस्ट आई है इस सिलेंडर के साथ, वो कितनी आई है? भाई देखो, मेरी जो सिलेंडर के साथ और इसकी लवेटो COBD2 जो आती है, हाँ। है ना, मैंने बात करी थी, इससे ऊपर कोई किट नहीं है जो क्वालिटी में, मेरे को क्वालिटी से कंपैरिजन नहीं लवेटो आते ही तो फिर वो प्रीमियम वैसी हो जाती है, और वो बहुत इटालियन ब्रांड है और अच्छी परफॉर्मेंस रहती है उसकी काफी। मैंने भाई यही कहा, मैंने यही लगवाने के लिए ना जब गया था, पहली मेरी यही थी, मुझे ना 1% भी इशू नहीं चाहिए, पैसे की वो नहीं है कि पैसे की मतलब मेरे को सस्ती लगवानी है, गाड़ी में 1% नहीं इशू चाहिए, और गाड़ी में एकदम मतलब जो ड्राइव क्वालिटी है ना ऐसी रहनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो जो मेरी कॉस्ट थी वो 98,000 रुपीज़ थी इसकी कॉस्ट सिलेंडर। मतलब ये काफी ज्यादा है। अगर मतलब मैं किसी नॉर्मल फिटिंग की बात करूँ, रेट्रो फिटमेंट तकरीबन 55, 50 या 60 इस रेंज में आ जाती है। आप प्रीमियम की किट लगाओगे तो जो ये एक्स्ट्रा पैसे आपने दिए हैं, ये किस काम आ रहे हैं आपको, मुझे ये बताओ। भाई मैं आपको देखो बता दूं, जो एक तो सिलेंडर की आप वेट देखो, अगर बाई चांस में 14 किलो का सिलेंडर लगवाता है, ये 14 kg का सिलेंडर है ना, तो आपको पता है 90 kg वेट चला जाता, ठीक है, 90 से तो कम ही रहता है। हाँ, मतलब अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ उसका, आप अगर केज वेज सब करोगे कैलकुलेट ना, 90 kg आराम से पहुंच जाएगा लगभग अप्रॉक्स। बाकी आप देखो पता ही होगा जो लगवाते हैं सिलेंडर, नहीं उससे कम रहता है, इतना भी ज्यादा नहीं रहता। हाँ, तो 70 से तो ऊपर ही रहता है, इतना तो रहता है, 70 के अराउंड रहता है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली 10 किलो तो करीब केज का ही करीब वजन हो जाता है, तो उस हिसाब से, है ना। अब इसमें क्या है, 23 किलो का तो वजन है इसका, सिलेंडर का सिर्फ 23, मतलब सिर्फ 23 kg का वेट है सिलेंडर का, 1/3 हो गया। हाँ, मतलब आप समझ लो अगर स्टेपनी बाहर निकाल दो ना, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ना कि पीछे कुछ रखा भी है, वैसे भी पता नहीं चलता कि कुछ रखा भी है। और गैस कितनी आ जा रही है इसमें? गैस भाई देखो, लास्ट जो मैंने भरवाई थी ना इसमें, मैं आपको ये लगा देना आप, है ना, इसमें करीब 12 किलो तो आ गई थी। मैं जयपुर में था, 12 किलो भाई बहुत प्यार से आ गई थी। 12 किलो के बाद ना उसने जैसे प्रेशर बढ़ाया, मैंने भाई उससे रोक दिया, मैंने भाई मेरे को नहीं बढ़वानी इससे ज्यादा, मैंने आज तक भरवाई नहीं थी, एक वो भी होता नहीं भाई इतनी हाई नहीं है, उस हिसाब से 12 किलो आ गई थी। बाकी 9-10 किलो नॉर्मल प्रेशर पे दिल्ली पे आ जाती है। अच्छा, तो राहुल भाई अच्छा हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको और बताना भूल गया। राहुल भाई का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर राहुल भाई जो है ट्रैवल से रिलेटेड व्लॉग बनाते रहते हैं, क्योंकि घूमना इतना इनका ऑफिस के लिए इतना हो जाता है। तो भाई ने पूरा बनवा रखा है यहाँ पे बेड वगैरह का सेटअप इस तरीके से। तो भाई कई बार जो है इग्निस में ही रुक जाते हैं रात को कहीं, अगर कहीं होटल नहीं मिल पाता, या फिर पैसे बचाने हो, है ना भाई, ट्रैवल के नाम पे पैसे बचा रहे हो, क्या पता होटल के। भाई एक तरीके से ना ये मेरा समझ लो जो भी गाड़ी है, इससे पहले मेरे पे डिजायर थी, डिजायर भी मैंने 6 फुट का बेड डाल रखा था भाई, पीछे की सीट हटा रखी थी, और बहुत बढ़िया मैं भाई नारकंडा रुका हूँ, -6 डिग्री में गाड़ी में रुका हूँ, ठीक है। ये इग्निस है, इसमें भी अभी मैं कोटद्वार, लैंसडाउन सारा इसमें घूम के आया हूँ, है ना। मुझे ना ऐसा ही सच बताऊं तो मतलब एक तरीके से घर पे नींद नहीं आती, इतनी बढ़िया गाड़ी में नींद आ जाती है। ये सच्चाई है, सही बता रहा हूँ मैं। तो राहुल भाई, जैसे आप गाड़ी में रात को रुकते हो, तो एक बार हमें अपने सेटअप में लेट के बताओ कि आप अच्छे से आ भी जाते हो, कि आपकी हाइट भी ठीक ठाक है। हाँ, तो भाई लेट के दिखाओ एक बार हमें बेड को, मैं बिल्कुल कैसे लेटा जाता है भाई। देखो बाकी अभी इसमें और तो कुछ मैंने ऐसा लगा नहीं रखा, स्लीपिंग बैग सब अपने घर पे ही है। बाकी अपने बेड ये मैंने पूरा बनवा रखा है, पूरा 6 फुट का हो गया है। तो एक बार मैं जाके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें देखो सीएनजी सिलेंडर लगा है, इसी वजह से मेरे को थोड़ा से इसकी हाइट ऊपर लेनी पड़ी है, मैं काफी जगह मिलती। और इसमें क्या आपने ऐसे घुस के यहाँ से, या आप आगे से भी घुस सकते हो, हाँ, और हम क्या आराम से यहाँ पे लेट जाते हैं, इतनी जगह बच जाती है, और ये पूरा लेट के अपना कोई नहीं सो जाते हैं इसमें ऐसे करके। यहाँ पे मतलब 2 लोग पूरे आ जाएंगे मेरे हिसाब से। हाँ, 2 लोग इसमें, 2 लोग जाते हैं, मैं और ये जाते हैं, दोनों आराम से इसमें लेटते हैं। राहुल भाई बाहर आ जाओ, मैं और भी सवाल पूछने हैं आपसे, और शायद यहाँ से एक इसका लॉक निकल गया। हाँ, वो कोई बात नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत दिनों बाद सेट किया, थोड़ा सा भी मेरे को ना एक ट्रिप पे भी जाना है,
तो थोड़ा सा इसको पूरा ढंग से सेट वेट करा के ना फिर ही निकलेंगे। चलो राहुल भाई नीचे आ जाओ, और भी सवाल पूछते हैं फिर आपसे। सही है भाई, ऐसे ही घूमते रहो, बढ़िया। अच्छा आपने मुझे ये नहीं बताया अभी तक गाड़ी चला कितनी दी, क्योंकि सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था। अच्छा भाई देखो, ये गाड़ी चल चुकी है 44,000 किलोमीटर। और अभी 1 साल हुआ नहीं है गाड़ी को? अभी 1 साल नहीं हुआ, इसी महीने हो जाएगा। इस महीने हो जाएगा। तो भाई कहाँ, मतलब इतना कहाँ गाड़ी में ही रहते हो हर टाइम? भाई यही मान लो गाड़ी में रहता हूँ, जबकि मेरे पे डिजायर थी। डिजायर मैंने इसकी मार्च या अप्रैल में सेल करी है। डिजायर भी इसके साथ साथ मैंने करी 6,000 किलोमीटर चला दी थी। अच्छा हाँ। और मतलब ये मतलब पिछले ही कुछ टाइम, मतलब सीएनजी जब लगाई थी तो सीएनजी लगाए हुए टाइम कितना हुआ पहले बताओ? सीएनजी लगाए हुए टाइम अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ या 8 मंथ्स हो चुके हैं। मैंने कोई मार्च में ही लगवाई थी एंड में। अच्छा हाँ। तो यार एक बात बताओ कि जैसे लोग ऑटोमेटिक गाड़ी होती है ना लोगों के पास, तो काफ़ी सोचते हैं सीएनजी लगाने से पहले, तो ये ख्याल आपके दिमाग में नहीं आया? भाई देखो एक्चुअली क्या है, ऑटोमेटिक में थोड़ी सी मुझे भी कन्फ्यूजन थी कि पता नहीं कैसे चले। लेकिन क्या है, जैसे मैंने ना पहले मेरे फ्रेंड पे एक गाड़ी थी ब्रेजा। अच्छा। तो मैनुअली में भी बहुत दिक्कत आती है भाई लोगों को। फिटमेंट के ऊपर बात है कि कौन आपकी कैसे कितनी अच्छी तरीके से कर सकता है। सारी चीज यही है। कंपनी के अंदर क्या है, एक पूरा फैक्ट्री लाइनअप होता है, उनका प्रोसेस होता है कि ये होना है। अब आफ्टर मार्केट में उनके हिसाब से कोई प्रोसेस नहीं है। वो किसी लड़के ने कल को, वो लड़का ट्रेन था वहां से छोड़ के, आप कोई दूसरा लड़का है जो काम कर रहा है, वो ट्रेन नहीं है, तो आपका ही एक्सपीरियंस आगे खराब हो जाता है। तो मैंने भाई वही देखा, लेकिन फिर अपने को लगवानी थी, क्योंकि भाई 6-7 रुपये 8 रुपये पर किलोमीटर चलाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आपकी गाड़ी 7-8 हज़ार किलोमीटर एक मंथ में चल रही हो। अच्छा है ना। पेट्रोल तो हाँ, तो ज़्यादा ही चली जाएगी। हाँ। क्योंकि 44,000 अगर आप देखोगे तो महीने का मतलब तकरीबन 3,500 के करीब निकल के आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल, है ना, जो कि अच्छा खासा नंबर है। मतलब अगर मैं बात करूँ ना एक एवरेज इंडियन कार की, तो वो तकरीबन 10,000 चलती है। ज़्यादातर लोगों से आप पूछोगे तो साल में 10,000 किलोमीटर ही चल रही होगी उनकी गाड़ी, और एक ही सर्विस होती है उनकी साल में जी। ठीक है। अच्छा सर्विस से भी मेरे दिमाग में आया कि भाई सर्विस कहाँ करा रहे हो फिर इसकी? अब सर्विस देखो भाई, शुरुआत में तो मैंने 10,000 किलोमीटर तो शुरुआत क्या भाई, 12 महीने तो तुम्हें गाड़ी ली होगी नहीं हुए अभी तो कितनी शुरुआत ये बताओ। हाँ तो वही मैंने जो स्टार्टिंग की तो 10,000 किलोमीटर तक थी, वो तो कंपनी में कराई थी। बाद में मैं कंपनी में कराता हूँ। आज तक मैंने सारी गाड़ी की कंपनी में कराई है। सारी गाड़ी मेरी लगभग 2 लाख किलोमीटर और एकदम कोई इशू नहीं। तो वो कहते नहीं कि भाई ये सीएनजी जो लगी हुई है? भाई देखो मैं इतने टाइम से करा रहा हूँ, तो यहाँ ना मतलब जो आसपास के सर्विस सेंटर लगभग सभी जानते हैं, तो ऐसी कोई इशू आता ही नहीं है वहाँ सर्विस सेंटर में। बाकी आपके देखो नॉलेज के ऊपर, मतलब आपकी जान पहचान के ऊपर बात है। आप जैसे कहोगे वैसे कर देंगे वो तो राहुल भाई एक काम करते हैं, हम आपके साथ गाड़ी में बैठ के और बातें करते हैं और देखते हैं गाड़ी चल कैसी रही है ना, कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा भाई? बिल्कुल भाई, आप चला के देखो एक बार। नहीं चला के आप ही दिखाओ हमें। ठीक है। और हम देखते हैं कि गाड़ी चल कैसी रही है। ठीक है, आ जाओ भाई। तो राहुल भाई सबसे पहले है ना, मुझे गाड़ी आप थोड़ी भगा के दिखाओ, एकदम खींच के दिखाओ कि पिकअप किस हिसाब से आ रहा है गाड़ी के अंदर। पेट्रोल पे सीएनजी पे दिखाओ आप पिकअप पे। हाँ। तो भाई आप सीएनजी पे एक बार देख लो, है ना। मतलब थोड़ा बहुत तो देखो आता ही है डिफरेंस, बाकी ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो मैं आप एक बार चला के दिखा देता हूँ। ये देखो, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आती कि आपके आरपीएम की स्टेबिलिटी की या कुछ भी, ऐसी कोई भी इशू नहीं है इसमें। नहीं गाड़ी का पिकअप तो बहुत बढ़िया आ रहा है। आप तो जैसे ऑलरेडी आप भी इग्निस चला ही रहे हो है ना। तो बट नहीं यार, वो एक्चुअली क्या होता है कि आदमी जब लगा रहा होता है उसमें ऑटोमेटिक में, हाँ। तो थोड़ी सी दिक्कत या कंफ्यूजन उसको होती है कि भाई किस वाले बंदे के पास जाए, है ना, कहाँ फिटमेंट कराए जहाँ बढ़िया क्वालिटी मिल जाए। भाई देखो ऐसा होता है कि आजकल यूट्यूब है ना, सारी नॉलेज आपको मिल ही जाएगी यार। यूट्यूब पे है ना थोड़ा सा, एक्चुअली मैंने देखा है ज्यादातर लोग है ना थोड़ा झूठ भी ज्यादा है, मतलब रियलिटी वहां जाके कुछ और ही मिलती है भाई। थोड़ा सा ना आपको अपना भी माइंड लगाना पड़ेगा ना। हाँ। एक बार ऐसा नहीं होना चाहिए सेल्फ चेक भी आपको मानना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं आपने यूट्यूब पे देखा और आंख बंद करके आप वहां पहुंच गए। हाँ। ठीक है। अब जहां से मैंने लगवाई देखो, नो डाउट फिटिंग उनने बहुत अच्छी मतलब करी, लेकिन वो शायद उस चीज को और इम्प्रूव कर सकते थे। अच्छा, है ना, जिस हिसाब से उन्होंने लगाई है। मतलब गाड़ी में जो वैसी कोई इशू नहीं है इंजन को लेके, लेकिन जो फिटिंग है ना उसको लेके मेरे को थोड़ी सी उनसे शिकायत है। बाकी तो देखो गाड़ी बढ़िया चल रही है, तो वो सारी ना आंख बंद कर ली जाती है उस चीज में। तो वो चीज है। तो भाई आप मुझे ये बताओ कि जब बंदा गाड़ी खरीदता है ना, हाँ। तो नई गाड़ी इसलिए खरीदती है ताकि उसे वारंटी मिले, पीस ऑफ माइंड रहे। तो ये जो आपने काम कराया इसके गाड़ी के अंदर, अभी 12 महीने भी नहीं हुए गाड़ी को, बिल्कुल ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी वारंटी को वॉइड कर चुका। बिल्कुल। तो उसको आप कैसे टैकल करते हो कि भाई मतलब मैं इसके साथ ओके कैसे हूँ? भाई देखो शुरुआत में माइंड मेरा सेट था कि अगर मैंने गाड़ी लिया, पेट्रोल बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी, है ना, तो मेरे को जो मारुति जब मेरे को खरीदनी है तब मेरे को कोई इससे एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेनी, क्योंकि मुझे पता है वो तो अवॉइड होनी है। हाँ, ठीक है। दूसरा, जब मैंने गाड़ी जैसे स्टार्टिंग में चलाई, हमारा सीधा सा था कि हम कुछ 1000 किलोमीटर चलाएंगे, गाड़ी चेक करेंगे, अगर बाई चांस इंजन में कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट शुरू में ही पता लग जाता है, वो तो है ना। बाकी तो आपकी खुद की गलती की वजह से गाड़ी खराब होगी। ठीक है। तो मैंने इसको करीब 4,500 किलोमीटर चलाया, 1% भी इशू नहीं था, बढ़िया गाड़ी चली एकदम, है ना। फिर मैंने जाके इसको सीएनजी फिट कराई। अच्छा, ठीक है, सीएनजी फिट कराई, है ना। और मैंने जब कराई अच्छी तरह गाड़ी चेक करी, वहां पे मैंने करीब ना, आप यकीन मानो, उन्होंने 1 या 2 घंटे में फिट कर दी होगी। इतना ही टाइम मैंने उससे ना सेट करवाने में लिया।
कि भाई देखो चेक करो। नाइट का टाइम था, वो सोच रहे थे थोड़ा सा कि यार जल्दी निकल जाए, देखो हर किसी का होता है जल्दी निकल जाए। मैंने कहा भाई, मैं बगल में बैठा था, वो कह रहा भाई चला के देखो। मैंने कहा भाई मुझे बगल में बैठ के पता चल रहा है कि ये भी सही नहीं है। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा जब मेरे को खुद सही लगी ना तभी चला के देखूंगा, अभी आप इसको सेट करो पहले ढंग से। तो उन्होंने अच्छी तरीके से देखो सेट करके दी मेरे को, फिर मैंने गाड़ी चला के देखी। अच्छा, इसके बाद जैसे आपने सीएनजी लगवा ली एक बार, हाँ। तो सीएनजी लगने के बाद कुछ आपको ऐसा हो दोबारा चक्कर काटना पड़ा उस बंदे का? भाई देखो 4,500 किलोमीटर के पे मैंने सीएनजी लगवाई थी, आज इसकी 43,000 किलोमीटर हो गई है, ठीक है। आज तक मैं दोबारा उनके यहाँ विजिट नहीं करी। अच्छा। हाँ, मैंने एक बार विजिट करी थी कि हल्का सा वहां से लीकेज सी हो रही थी, वो मुझे पता ही लगी थी सुबह, मतलब मैंने स्टार्ट करते टाइम। आपको देखो सीएनजी लगा रहे हो ना, तो थोड़ा सा ये बाहर से लगवा रहे हो चाहे कंपनी फिटेड हो, थोड़ा सा ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आप ना थोड़ी सी चेक करते रहो कि लीकेज वीकेज तो नहीं है। ये कहीं भी हो सकती है भाई, चाहे कंपनी फिटेड हो चाहे आप बाहर से लगवा रहे हो। यार मेरे दोस्त के पास टियागो थी, उसकी गाड़ी में हो गई थी लीकेज, कंपनी फिटेड थी वो। हाँ बिल्कुल, ये आपको चेक करनी पड़ेगी। आप घर से निकल रहे हो 2-4 दिन में एक बार में आप एक चेक कर लो कि हाँ लीकेज तो नहीं। वैसे पता लगेगा कि प्रेशर इतना ज्यादा था, वहां से आवाज आ जाएगी अपने आप। तो बस उसके लिए गया था, वो उन्होंने वहां से मतलब टाइट करके और चेक करके अच्छी तरीके से, उसके बाद मैं आज तक दोबारा नहीं गया। चलो बहुत बढ़िया यार, आपका एक्सपीरियंस जा रहा है। तो भाई एक बात बताओ, जब इतनी गाड़ी चला ली तो कभी अभी कुछ नेगेटिव समझ में आया इस गाड़ी के ओवरऑल भी? देखो और नेगेटिव, ऑटोमेटिक कैसा परफॉर्म करता है इसका? ऑटोमेटिक बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है भाई, ऑटोमेटिक में कोई भी इशू नहीं है। लोग कहते हैं कि एक्चुअली एएमटी के अंदर जो आती हैं चीजें उसमें झटके काफी लगते हैं लोगों को। लोग भाई आप बैठे हो देखो, मुझे झटका अभी तक फील नहीं हुआ फिलहाल, तो मैं नहीं आपको इसमें होगा भी नहीं ना। मुझे 1 साल लगभग होने जा रहा, भी हुआ नहीं है। मुझे लगता है लोग किसी चीज को क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं। अब झटके से अगर आप दबाओगे एक्सीलेटर तो डाउन शिफ्ट आएगा ही गियर थोड़ा सा। मैं आपको एक चीज और बताऊं, देखो सीएनजी पे ना आपको स्टार्टिंग पिकअप पेट्रोल से ज्यादा मिलेगा। अच्छा। पता नहीं क्यों भैया, कुछ सेटिंग ऐसी होती है। वो थोड़ा सा मन का वहम भी हो जाता है। मन का वहम नहीं है, मन का वहम नहीं है। आप देखो अपनी चलाइए, आप इसे चलाओगे ना, स्टार्टिंग जो पिकअप है जो हल्का सा जो 1 या 2 सेकंड का रहता है वो आपको इस पे ज्यादा मिलेगा। चाहे ऐसा मानो कि शायद गैस उसमें एक्स्ट्रा मतलब वहां फिल रहती है ना, वॉल को या चलता है या कुछ, तो गाड़ी में ना इसमें पिकअप ज्यादा है। अच्छा। मैंने जब देखो पेट्रोल पे भी चलाओ आप, अभी इसमें पता लग जाए, पेट्रोल पे चलाओ और सीएनजी पे चलाओगे ना, आपको लगेगा हाँ ये मतलब पिक जल्दी कर रही है अच्छा, पेट्रोल से। आप मुझे बता रहे थे कि आपने डिजायर बेची अभी रिसेंटली 5-6 महीने पहले, ठीक है। सियाज भी आप बता रहे थे कि आपने रखी थी, बिल्कुल। ब्रीजा भी आप बता रहे हो कि अपने पास डीजल है। तो उन सब के बाद ये गाड़ी चलाते हुए कि मतलब जैसे सियाज आती है तो वो फुल सेडान है, फुल साइज, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ब्रीजा भी एक अच्छी गाड़ी आ जाती है। तो उसके बाद इस हैचबैक को चलाते हुए कैसा लगता है? क्योंकि जो कि इंडिया में एक तरीके से अंडररेटेड है बहुत ज्यादा। गाड़ी बहुत अच्छी है, 1-2 चीजें हैं जो इसमें दिक्कत वाली है, बट अगर जो इसके साथ ओके उस चीजों को लेके, उसके लिए उसके हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छी है। तो भाई आपको कैसे लगता है इस गाड़ी का मतलब हिसाब? भाई हमारे इंडिया में तो पहले तो पता है क्या चीज होती है, लोग ना लुक्स पे गाड़ी ले आते हैं। बिल्कुल ठीक है, उनको लगता है अच्छी लग रही है हाँ, लोग लुक्स पे गाड़ी ले आते हैं। अब मान लो ये मेरे को, जैसे हमारी जो बात हो रही थी ना, करीब 8.5 लाख इसका ऑन रोड था, ये मुझे 745 की ऑन रोड पड़ी थी। ऑटोमेटिक 745 इतने फीचर्स के साथ, जबकि मैं गया तो टॉप मॉडल लेने ही था, लेकिन मेरे को मिली नहीं उस टाइम, थी नहीं थी, दिसंबर का एंड था। उन्होंने कहा फिर अगले साल 1-2 महीने बाद आपको मिलेगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो है वो दे दो, अपने को ऐसा कुछ नहीं, चलानी है 2-3 साल चलानी है, उसके बाद दूसरी लेनी है। देखो डीजल इतनी चलाने के बाद ना, जब थोड़ा सा मन में ये तो था कि मैंने इतनी गाड़ी चला ली और सही डीजल वीजल की सारी चला ली है, तो कहीं ना कहीं सीएनजी पे मेरे को इशू रहेगा यार, हर 200 किलोमीटर मेरे को सीएनजी भरवानी पड़ेगी यार, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब मैंने गाड़ी चलाई भाई, चलानी शुरू करी और रेगुलर जब मैं लॉन्ग टूर पे जाने लगा, कोटद्वार और अपने हरिद्वार है ना, हिमाचल साइड भी गया मैं भाई, फिर कोई भी मेरे को इशू लगा ही नहीं। अच्छा। क्योंकि कोई भी इशू नहीं लगा, क्योंकि लगभग अगर एक बार इसमें 9 किलो सीएनजी आता है तो 300 किलोमीटर की रेंज दे देती है मुझे। क्योंकि मैंने जो पैसा जो खर्च किया है ना, तो सिलेंडर पे जो इसका 50,000 रुपए का जो सिलेंडर मैंने खर्च किया है, वो मेरे को यहाँ वसूल हो गया सारा। वो उसकी वजह से आपको हाँ, 2 फायदे एक तरीके से जो मुझे समझ में आ रहे हैं ना आपके, वो 2 फायदे हो गए कि अगर 2.5-3 किलो गैस एक्स्ट्रा चढ़ रही है आपके सिलेंडर में, तो 30 की रेंज इसकी आ जाती है हाईवे पे तकरीबन होने से। बिल्कुल। तो आपको तकरीबन 75 किलोमीटर की तो रेंज मिल गई। बिल्कुल। और उसके बाद जो ये सीएनजी सिलेंडर हल्का हुआ है, हाँ। इसकी वजह से जो शोकर में पीछे इशू आते हैं गाड़ियों में आमतौर पे, है ना, लोग अलग से वो डलवाते हैं, बीच में ब्रैकेट डलवा देते हैं कि भाई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो सब भी डलवाने की आपको दिक्कत नहीं आई? हाँ, मैंने ब्रैकेट भाई कुछ नहीं डलाया। दूसरा, मैंने इसमें स्टेपनी भी हटा दी। मैंने स्टेपनी भी नहीं लगाई, क्योंकि मैंने गाड़ी ना, आप मानो 4-1 लाख किलोमीटर तो गाड़ी चला दी, आज तक मुझे स्टेपनी की जरूरत नहीं पड़ी। भाई मतलब ये तो देखो कह नहीं सकते इस बारे में कुछ, क्योंकि ये चीजें होती हैं, पता नहीं होता इन चीजों का। भाई देखो पता है क्या है, मैं ना गाड़ी में ना पहले से ही टायर के साइज ना 2-3 बढ़वा लेता हूँ। मान लो 175 है तो 195 करा लेता हूँ, 185 है तो 205 ऐसे करा लेता हूँ, है ना। तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी का वेट वो टायर झेल जाता है, क्योंकि थोड़े से प्रोफाइल भी बड़ी करवा देता हूँ। अब इसमें 195 65 R15 के टायर डले हुए हैं, तो इसमें वैसे ही कोई इशू नहीं आता। आप एकदम फ्लैट कर दो, ये टायर दबी नहीं सकते। जब दब नहीं सकते तो आप कहीं भी जाके पंचर लगवा लो, चाहे कुछ भी करवा लो। यार तुम इतनी जगह घूम के आ चुके हो, पहाड़ों में वगैरह सब में, तो वहाँ पे भी सीएनजी पे परफॉर्मेंस कैसी रही गाड़ी की? भाई 4 जने है ना, मेरे जैसे करीब 70-75 किलो, मेरे से भी हैवी वेट के 80-85 किलो के लोग, हम 4 जने विद पूरा सामान, मतलब 4 बैग ही आता है सिलेंडर की वजह से। देखो सामान वो जगह तो बचती नहीं है सिलेंडर के बाद, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि ये सिलेंडर थोड़ा सा उससे इसका डायमीटर बड़ा है उस लोहे वाले सिलेंडरों से। तो बस वो 4 जो अपने जो बैग होते हैं ना, वो मैंने 4 बैग जो अपने पीठ वाले बैग होते हैं, बैग वाले बैग होते हैं, तो वो 4 बैग अपने सबके एक बैग पीछे रख के, तो है ना, फिर उसमें आ जाते हैं आराम से, कोई इशू नहीं आता।
और मैं इसको ले गया हूँ ऋषिकेश से भी ऊपर ले गया हूँ, कोई इशू नहीं आया भाई। एक सॉल्यूशन और हम लोगों को देने की कोशिश करते हैं, या ये उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि जो लोगों के दिमाग में आता है ऑटोमेटिक कार के साथ। तो आप क्या रिकमेंड करते हो कि मतलब देखो आपने भी लगाई इसके अंदर, तो आप फंसा हुआ फील करते हो या फिर रिकमेंड करते हो लोगों को कि ये जो है सीएनजी में अच्छी कामयाब है ऑटोमेटिक के साथ एएमटी? भाई देखो, पहले तो अगर आप सीएनजी ले रहे हो ना तो सारी चीज सोच के लो आप, कि आपको पावर की भी दिक्कत ना हो। अगर आप वैगनार या कोई 3 सिलेंडर लोगे और उसमें चाहे कंपनी फिटेड ले लो चाहे बाहर की ले लो, ठीक है, तो उसमें तो आपको पावर की कमी फील होगी चाहे कैसे भी ले लो। अब ये जो मैंने गाड़ी ली थी ये इसी वजह से ली थी, मेरे को एक छोटी गाड़ी चाहिए थी, पावरफुल गाड़ी चाहिए थी कि ना, है ना, अगर जैसे आप मान लो टाटा टियागो है 3 सिलेंडर है, इतनी हैवी हो जाती है वो, है ना, तो वैसी पावर का लॉस हो जाता है। बेशक भाई देखो सेफ्टी का मैं भी फैन हूँ उसका, है ना, इसमें सेफ्टी इतनी नहीं है ही नहीं एक तरीके से मानो मारती में इस वाली में। तो इसमें 1.2 लीटर का मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने माना कि इसमें सेफ्टी नहीं है। लोगों को लगता है कि कई बार मुझे ऐसे आंसर आ जाते हैं सामने से, नहीं वो सेफ्टी तो अपने हाथ में है। ऐसा नहीं होता भाई, जब लगती है तो पता नहीं होता कि कहां से कौन आ गया। आप खुद की ड्राइविंग पे कंट्रोल कर सकते हो, आप सामने वाले की ड्राइविंग पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे भाई आप मतलब हम दोबारा से घूम के उधर ही आ जाते हैं। आप मुझे ये आंसर करो कि अगर कोई जिसके पास ऑलरेडी ये कार है, ठीक है, पहली बात तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि वो सीएनजी अगर गाड़ी लेना चाहता है तो फैक्ट्री फिटेड जाए। नहीं तो अगर उसके पास कोई ऑटोमेटिक कार है और वो सीएनजी लगवाना चाहता है अपनी गाड़ी में, तो आप क्या रिकमेंड करते हो? भाई देखो, अगर मैनुअल लेनी है तो कंपनी फिटेड ही लो आप, ठीक है। और अगर आपको ऑटोमेटिक लेनी है तो ऑटोमेटिक में आप ना कम से कम 4 सिलेंडर तो लो, है ना। 4 सिलेंडर में क्या है ना, आपको बढ़िया पावर मिल जाएगी। माइलेज में भी कोई फर्क नहीं होता भाई, कोई भी आप मान लो K10 में या किसी में भी या 3 सिलेंडर में इंजन में ले लोगे ना, वो भी 30 तक ही देती है। वैगनार तो मेरे हिसाब से पुरानी वाली 30 भी नहीं देती थी, अब वाली तो अच्छा दे देती है। ये मेरी ना, मैंने जो लास्ट जो चेक करी है 30 से ऊपर भी चेक करी है। 30 से ऊपर मतलब आप 80 के लगभग चलाओगे तो 30 से ऊपर दे देगी, 100 तक चलाओगे तो 30 के आसपास दे देगी, उसके ऊपर जाओगे तो ये 25-26 ले आएगी। तो ये चीज है। चलो, तो आप लोगों को रिकमेंड करते हो कि अगर 4 सिलेंडर कार है आपके पास तो और ऑटोमेटिक है तो उसमें भी सीएनजी आप लगा सकते हो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मैं भी यही कहता हूँ, अगर 4 सिलेंडर है तो आफ्टर मार्केट सीएनजी एक अच्छा रिस्पांस देती है वहाँ पे उसमें। लेकिन भाई आपके वही ना फिटिंग करने वाले के ऊपर बात है कि वो कैसे करता है। तो ये रिसर्च आपको खुद ही करनी पड़ेगी कि कौन बढ़िया से सीएनजी लगा रहा है आपके एरिया में, जो आपको बाद में सपोर्ट भी कर सकता है। बिल्कुल, रिव्यू लो भाई, रिव्यू लो, और किसी यूट्यूबर के आप देख के ले रहे हो तो उसके नीचे कमेंट पढ़ लो। जो परेशान होंगे ना वो अपने नीचे खुद ही बता देंगे आपको, खुद ही बता देंगे आपको। आजकल ये है ना कि ऐसा लगता है यूट्यूबर पे इतना ट्रस्ट नहीं है जितने उसके कमेंट्स वालों पे। बिल्कुल, क्योंकि लोग वहाँ लिख ही देते हैं कि साले हम भी बताएंगे कि क्या जोल चपाटा कर रहे हो तुम लोग। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों ये था राहुल भाई की इग्निस का ओनरशिप रिव्यू, जो कि जीटा वेरिएंट थी, ऑटोमेटिक थी, और इन्होंने सीएनजी लगाई हुई थी। तो आपको कैसा लगा ये यूनिक कॉम्बिनेशन, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही और ओनरशिप रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें वैल्यू ड्राइव को। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।